हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 1 दिसंबर 2024 को। तो आज अपनी ये जो क्लास है, ये है सामाजिक विज्ञान की क्लास। इसमें हम लोग कर रहे हैं अपनी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़, जिसमें हम लोग रोज़ करते हैं अपने 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी सीरीज़ कर रहे हैं, इसके अंतर्गत वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पिछले 8 से 10 सालों में बने हैं और कई बार बने हैं, वो क्वेश्चन लिए गए हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए सभी लोग। लिखा है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन लिखा है, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जबकि दूसरा ऑप्शन है, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जबकि तीसरा ऑप्शन है, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। जबकि चौथा ऑप्शन है, जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वो है, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। क्योंकि यहाँ से हमें गलत आंसर निकालना था, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी जनजातियाँ हैं, उनके पास में कोई दस्तावेज नहीं है लिखित रूप में, इसीलिए इसका यही जो है गलत हो जाएगा। बाकी आपके 1, 3 और 4 वाले ऑप्शन सही हैं। उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही निकला होगा। तो इस क्लास से आपको कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, ये जो सीरीज चल रही है इससे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को सही सही करना है। आप लोग अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए 1 से लेकर के 20 तक के नंबर, और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। पहला ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। जबकि दूसरा ऑप्शन है, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। जबकि तीसरा ऑप्शन है, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। जबकि चौथा ऑप्शन है, तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए इसका। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समैकन के संदर्भ में सही क्या है। तो आपको बताना है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जब प्रशासन हुआ था, उसके समैकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है। पहला ऑप्शन लिखा है, उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। कि दूसरा ऑप्शन है, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र में पहली बार बैठा गया। जबकि तीसरा ऑप्शन है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। जबकि चौथा ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो आपको बताना था कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ें और आंसर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। आपको बताना है, सभ्यता थी आपकी हड़प्पा सभ्यता, इसका जो पतन हुआ था वह कैसे हुआ था। पहला है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जबकि दूसरा ऑप्शन है, जंगलों का विनाश हो गया। जबकि तीसरा ऑप्शन है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। जबकि चौथा ऑप्शन है, संभवतः नदियाँ सूख गई थीं। तो आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से वो कारण है जिसके कारण सभ्यता का पतन हो गया था हड़प्पा। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। उसके बाद में आपका देखें तो बी वाला भी सही है, जंगलों का विनाश हो गया था। यहाँ पे सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, तो आपका ये गलत है। जबकि संभवतः नदियाँ सूख गई थी, डी वाला भी आपका सही है। कह सकते हैं ए बी डी जहाँ पर होगा वही आपका सही है। तो यहाँ पर ए बी डी आपका है ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका ये सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है अगला 5। इसको पढ़े, उसका आंसर कीजिए एक बार, क्या रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। आपको बताना है कि हम आज ये कैसे जान पाते हैं कि पुरा पाषाण जो हमारा युग था उस समय भी भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। जबकि दूसरा ऑप्शन है, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। जबकि तीसरा ऑप्शन है, शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो हमें किस माध्यम से यह पता चलता है कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पर महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि पुरा पाषाण युग में भारत में भी शुतुरमुर्ग होते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, BCE का तात्पर्य क्या है। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। BCE का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बिफोर कॉमन एरा, क्या हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा BCE का। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको पढ़े और इसका आंसर कीजिए एक बार, क्या हो जाएगा आपका। ये जो सीरीज़ चल रही है आपकी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ है, और यहाँ पर हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एक से ज़्यादा बार एग्जाम में बने हैं अब तक, कम से कम 8 से 10 सालों में। और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना है। क्वेश्चन दिया गया, नीचे दो कथन A और B 18 और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में दिए गए हैं। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। जबकि B वाला दिया गया है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो यहाँ पर अब पूछा गया है कि A और B दोनों सही हैं तथा A B की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है आपका, A और B दोनों सही हैं किंतु A की सही व्याख्या B नहीं है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, A सही है किंतु B गलत है। जबकि चौथा ऑप्शन है, A गलत है किंतु B सही है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, A और B दोनों सही हैं किंतु A की जो है सही व्याख्या B नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। A इसलिए सही है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये भी सही है। B वाला भी सही है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र से था। यहाँ पर सही तो दोनों है, लेकिन A की जो है सही व्याख्या B नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग लेख यहाँ पर दिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन लिखा है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर, या फिर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था किस प्रकार से। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको पढ़िए, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे इसका। पहला ऑप्शन है कांगड़ा शैली की चित्रकला, जबकि दूसरा ऑप्शन है गिरनार का शैल अभिलेख, जबकि तीसरा ऑप्शन है पादशाहनामा चित्रकला, जबकि चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो अगर हम बात करें कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, तो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 कर लिया है उनका सबका सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे दिए गए लक्षण A और B के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए। यहाँ पर 2 लक्षण दिए गए हैं, आपको बताना है यह किस ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है। पहला दिया गया, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा लक्षण है, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये
कौन से ऊर्जा की पहचान के बारे में बताया गया है? क्या बायोगैस है, प्राकृतिक गैस है, भूतापी ऊर्जा है या फिर मोम है? मोम कोई ऊर्जा नहीं होती है, इन तीनों में से आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन के लिए ये जो लक्षण दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है आपका प्राकृतिक गैस के बारे में। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताना है जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु और मौसम के बारे में आपको जानकारी होगी। जलवायु हम कहते हैं जहाँ पर लगातार कम से कम 4 से 6 महीने तक मौसम एक सा रहे, उसको कहते हैं जलवायु। मौसम कहते हैं जो घंटे 2 घंटे में बदल जाता है। मान लीजिए अभी बारिश हो रही है और आधा घंटे के बाद में धूप निकलती है, इसको कहते हैं मौसम। और जलवायु कहते हैं जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है तो 3 से 4 महीने रहेगा, इसको कहते हैं जलवायु। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर पहला कथन है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। जबकि ऑप्शन नंबर बी है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, ये भी आपका गलत है। और ए वाला भी आपका गलत था, तो हम कह सकते हैं दोनों यहाँ पर गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है ए और बी दोनों गलत हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार क्या रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए लिखा है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, हम कह सकते हैं ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन बी है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो आप बताइए क्या बी वाला सही है या फिर नहीं सही है? तो आपका बी वाला भी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। हम कह सकते हैं ए और बी दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोनों कथन सही बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी सी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए आपका दिया गया है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बी दिया गया है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। सी दिया गया है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बी सी यहाँ पर तीनों ही बिल्कुल आपके सही हैं, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका सही हो जाएगा। ए बी सी यहाँ पर तीनों ही बिल्कुल सही बताए गए हैं, यानी कि लिखा हुआ है तीनों के बारे में बिल्कुल सही सही जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। कथन ए यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जबकि कथन बी दिया गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। चंद्रमा के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपके दो कथन हैं यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही हैं, और तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसको कर लिया होगा, क्योंकि आप चंद्रमा के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगभग वह इतने ही समय में पूरा करता है 27 दिनों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से वह कौन सा ऑप्शन है जहां पर भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मनाली से लेह वाला जो आपका मार्ग है ये सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है भारत का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिखा है जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बनता है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? घासीदास ने की, नारायण गुरु ने की, हरदास ने की या फिर ज्योतिबा राव फूले ने की। तो इसका जो सही आंसर है वह है ज्योतिबा राव फूले, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? कोयला, सोना, पेट्रोलियम और तांबा। तो आप बताइए किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। कई लोग इसको कोयला लगा के आ जाएंगे और इनका हो जाएगा गलत। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, ना कि कोयला। तो आप लोग याद रखिएगा पेट्रोलियम यहाँ पर आपका सही होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन लिखा है कि अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना था? क्या वह घरेलू हिंसा है, यौन प्रताड़ना है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार है या फिर असमान वेतन है? तो 2006 में जो कानून बना था वो बना था घरेलू हिंसा के खिलाफ। जो महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा होती है इसके खिलाफ 2006 में एक कानून बना था। एक कानून आपका बना था 2005 में, जो था उत्तराधिकार कानून, यानी कि अगर किसी महिला का पति एक्सपायर हो जाता है तो उस महिला को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ये बना था 2005 में उत्तराधिकार कानून, और 2006 में बना था घरेलू हिंसा वाला कानून। आपका याद रखिएगा आप लोग, दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका ये, इसको पढ़े उसका आंसर कीजिए एक बार, क्या हो जाए। क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं, इनमें से वह देश कौन है जहाँ पर स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा कि भारत में हम इसको जानते हैं झूम खेती के नाम से। अगर बात करें मलेशिया की तो यहाँ पे हो जाएगा लादांग, क्या हो जाएगा, लादांग के नाम से जानते हैं। अगर हम मैक्सिको की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा मैक्सिको में। और आपका जो यूएसए है यहाँ पर हम जानते हैं स्थानांतरित खेती को मिल्पा के नाम से। अगर ब्राज़ील की बात की जाए तो यहाँ पे जानते हैं रोका के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? रोका के नाम से। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है हो जाएगा मैक्सिको और अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका है, जबकि मलेशिया में आपका है लादांग और भारत में है झूम, इसी का नाम जो आपकी स्थानांतरित कृषि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन लिखा है भूमि को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है आपके सामने पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जबकि दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, जबकि तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? तो पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसीलिए इसको भूभाग के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपके 20 में से कम 15 से 16 क्वेश्चन सही निकले होंगे। हम लोग 20 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, और 20-20 क्वेश्चन कर करके हम 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में लगातार बनते हैं और कई बार अब तक बने हुए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको कल फिर से एक नई क्लास में, और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के हम लोग आने वाले हैं, क्योंकि 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ है और ये आज आपकी तीसरी क्लास थी। इस प्रकार से आपको नियमित एक क्लास मिलती रहेगी 20-20 क्वेश्चनों की, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी आप समझ लीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।